हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट व्यू पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि जो आज का हमारा ये लेक्चर या एमसीक्यू सीरीज़ का सेट जो होने वाला है, ये पार्ट 8 सेट है हमारा, जिसमें हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 7 लेक्चर डाले जा चुके हैं चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। यूपी कैडेट 2026 के नाम से वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर टाइमली मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज के लेक्चर की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर एक हमने लिंक और एक क्यूआर कोड मेंशन कर रखा है। तो यूपी कैडेट संबंधित जितनी भी क्वेरीज हैं उसके लिए ये हमने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो यूपी कैडेट में एग्ज़ाम से लेके काउंसलिंग तक, ठीक है, सारी क्वेरीज आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एडमिशन होने के बाद भी कुछ भी अगर समस्या है आपको यूपी कैडेट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं इस ग्रुप में। और ये हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर। तो मिट्टी की नमी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है बैरोमीटर, टेंसियोमीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर। तो यहाँ पर स्पेशली सॉइल मॉइस्चर पूछा गया है, तो सॉइल मॉइस्चर के लिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा टेंसियोमीटर। ठीक है, दूसरे विकल्पों की बात करें तो यहाँ पर बैरोमीटर ये प्रेशर को मापता है, एनीमोमीटर ये विंड वेन को बताता है, विंड डायरेक्शन को बताता है। एनीमोमीटर जो है वो विंड की वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और होता है विंड वेन के नाम से एक टूल होता है। तो विंड वेन जो टूल है वो क्या बताता है, वो हमें विंड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर भी ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, बट यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर पूछा गया था, तो हमारा यहाँ पर राइट होगा टेंसियोमीटर। इसको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो टेंसियोमीटर यूज किस में करते हैं, जो मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा होती है उसको पता करने के लिए। यहाँ पर डायग्राम भी हमने दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द यूनिट ऑफ पावर की यूनिट क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। तो ऑप्शन में है जूल है, न्यूटन है, पास्कल और वाट। तो जो शक्ति की यूनिट है दोस्तों वो वाट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। पास्कल प्रेशर को मापते हैं, न्यूटन से फोर्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो शक्ति की जो एसआई यूनिट है वो वाट होती है, जिसे डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम से जो यूनिट रखी गई हैं, तो पावर की यूनिट एसआई के अकॉर्डिंग क्या होती है, वाट होती है, जिसे डब्ल्यू से बताया जाता है। और एक वाट जो होती है वो 1 जूल पर सेकेंड होती है। वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पे यूनिट का नाम रखा गया है। जूल ऊर्जा की इकाई है और न्यूटन बल की इकाई है और पास्कल दबाव की इकाई है, दाब की इकाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है शक्ति की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, वाट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे दे रखे हैं। और जो ट्रैक्टर की जो इंजन की शक्ति होती है उसे हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। आपको कमेंट में बताना है 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इरिगेशन मेथड हैज द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। तो कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें जल दक्षता क्षमता सबसे अधिक है। पहले आप ये समझिए कि वाटर यूज एफिशिएंसी होती क्या है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी ये होती है कि आपने जो पानी फील्ड में प्रोवाइड कराया है उसको क्रॉप कितना यूज कर पा रही है, उससे कितना आपका ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो ये भी 2-3 तरह की होती है, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर मेजोरिटी में पूछा गया है जनरली कि वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस क्रॉप की होती है, किस मेथड की ज़्यादा है। क्रॉप की नहीं पूछी गई, यहाँ पे मेथड पूछा गया, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी दर्शाता है। मीन्स कि इसमें पानी का लॉस कम से कम होता है और जितना भी हम पानी प्रोवाइड कराते हैं उसको क्रॉप प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लेते हैं। तो वो कितना एफिशिएंटली उसका यूज कर पा रहे हैं, वही एफिशिएंसी कहलाती है। तो पहला तो है फ्लड इरीगेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लड इरीगेशन मेथड में तो हम मतलब एकदम पूरा पानी सतह पे छोड़ देते हैं, तो इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। फिर रहता है फरो इरीगेशन, इसमें इसके कंपेरिजन में कुछ कम होता है, बट यहाँ पर सबसे अधिक पूछी गई है। फिर स्प्रिंकलर इरीगेशन, तो स्प्रिंकलर में इन दोनों के कंपेरिजन में काफ़ी पानी का बचाव होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे लास्ट ऑप्शन ड्रिप इरीगेशन दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा दक्षता इसी की होती है, तो स्प्रिंकलर भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये ड्रिप इरीगेशन ना दिया गया होता या टपक सिंचाई ना दी गई होती तो स्प्रिंकलर वाला ठीक हो जाता। और जो ये मेथड था ये किसने डेवलप किया था, किस कंट्री ने, तो ये इजरायली टेक्निक है। ठीक है, इजराइल के यहाँ पर डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ड्रिप इरीगेशन में जो जल उपयोग क्षमता है वो 90 से 95% तक होती है, जो कि अन्य सभी विधियों से अधिक है।
इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ क्षेत्र में टपकता है, जिससे वाष्पीकरण और रिसाव की हानि बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम नुकसान होता है पानी का। ठीक है, जबकि जो फ्लड इरिगेशन थी, फ्लड में तो मात्र 40 से 50% ही दक्षता होती है, तो उसमें तो पानी आधा बर्बाद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ मोल्ड बोर्ड फ्लो, जिसको हम मोल्ड बोर्ड हल बोलते हैं, इसका मेन काम क्या है? ऑप्शन में है सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन और टर्निंग द सॉइल। तो जो मोल्ड बोर्ड फ्लो था दोस्तों, इसकी खोज ही इसीलिए करी गई थी कि मिट्टी को टर्न करे, मिट्टी की टर्निंग करे, ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे आए और मिट्टी जो है अच्छे से टिल्थ कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यूपी कैट का एग्ज़ाम जो है 200 नंबर का 200 क्वेश्चन के पेपर होता है, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पैसेंस चाहिए रहता है। सेम चीज़ इस लेक्चर में भी है कि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। एग्जाम में जो लेवल आता है लगभग उसी लेवल के ही हमने यहाँ पर, और उससे थोड़े ऊपर के ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, तो वही बात है कि पैसेंस बनाए रखेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो मोल्ड बोर्ड फ्लो का यूज होता है मिट्टी पलटने में, जिसमें आप ये देख रहे होंगे इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है, इसका क्या होता है जब हम प्लोइंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, नीचे की मिट्टी, पहले की मिट्टी तो बी शेप में खोदता है, उसके बाद इसको यू के शेप में पलट देता है। तो यही है मोल्ड बोर्ड फ्लो का मेन काम, और प्राइमरी टिलेज इसका मुख्य उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज ऑलवेज, जैसे किसी मशीन की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, ये रेंज पूछी जाती है। तो यहाँ पर लिखा 100% से अधिक, तो मोर देन 100% तो गलत हो जाएगा। इक्वल टू 100% ये भी गलत हो जाएगा, 0 तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है या तो 100 होती है या 100 बिलो होती है। ठीक है, बिलो 100 होगी या 100 होगी, तो ये इसकी वैल्यू रहती है किसी मशीन की दक्षता की। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, 100 से अक्सर कम ही होगा, ये तो बहुत ही रेयर केस है, आइडियल केस में होगा। क्योंकि जैसे मान लो कोई भी आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी एनर्जी उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी नष्ट हो ही जाती है। जैसे कि फ्रिक्शन में नष्ट हो जाएगी, घर्षण हो रहा है, कहीं पे चल रहा है, मतलब सतह पे कहीं चला है, तो वहाँ पर भी एनर्जी, और जो उसके अंदर कल पुर्जे लगे होते हैं उनमें भी आपस में फ्रिक्शन होता है, तो एनर्जी वहाँ पर थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाती है। तो 100% नहीं रहता है एनर्जी ट्रांसमिशन, बट हाँ या 100% से कम ही रहता है। तो यहाँ पर दिया गया लेस देन और इक्वल टू, इक्वल वाला केस तो बहुत ही रेयर में देखने को मिलेगा, जनरली 100 से कम ही रहता है। तो किसी मशीन दक्षता हमेशा 100% से कम या उसके बराबर होती है। 100% तो केवल आइडियल स्थिति में ही संभव है। वास्तविक मशीनों में घर्षण, ऊष्मा हानि, ये देखो जो मेन कारण है, इनके कारण क्या होता है, दक्षता घट के 60 से 85% के बीच रह जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है विच पंप इज कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम डीप वेल्स। तो गहरे कुओं से पानी उठाने के लिए कौन सा पंप सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? गहरे कुएं हो गए या जो बोरिंग करी जाती है तो खेतों में, अब तो घरों में भी ये होने देखने को मिलने लगा है। तो पहला तो है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सबमर्सिबल पंप और गियर पंप। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, रेसिप्रोकेटिंग गलत होगा और गियर पंप भी गलत होगा। उसका प्रॉब्लम क्या है ना, गहरे कुओं से पानी उठाने के लिए तो इसमें जो मोटर होती है वो पानी के अंदर जाती है, पानी के अंदर, पानी में ही मोटर रहती है। ठीक है, तो ये इसके नाम में आप समझ रहे होंगे, सबमर्ज हो रही है ना, सबमर्ज, पानी में सबमर्ज रहती है, तो सबमर्सिबल पंप इसीलिए इसको बोलते हैं जलमग्न पंप, इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जो है, अब मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखा दूँ। इस तरह का ये मोटर रहता है लंबा लंबा, तो जो भी बोरिंग का पाइप रहता है उसमें ये डाल दिया जाता है और ये पानी के अंदर जाता है, इसके इम्पेलर पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सबमर्सिबल पंप बोलते हैं, जलमग्न पंप बोलते हैं। जो पानी उठाने के लिए सबसे उपयुक्त है, यह पंप पानी के अंदर लगाया जाता है, बहुस्तरीय मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक है, इसमें मोटर और पंप दोनों एक ही इकाई में होते हैं। ठीक है, मोटर भी इसमें ही लगा है और पंप भी लगी जिससे पानी ऊपर जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। घरों में भी ये, जैसे ये तो काफ़ी बड़े बड़े, ये तो खेतों वाले हो गए, बट आजकल घरों में भी ये जो सबमर्सिबल पंप है इनका यूज किया जाता है, जो छोटे साइज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रैक्टर डिपेंड्स मेनली ऑन। तो ट्रैक्टर द्वारा जो उत्पन्न ड्राफ्ट होती है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो पहले तो सॉइल कंडीशन, इंजन कलर, फ्यूल टैंक साइज और ड्राइवर की एज। तो ये तो एकदम नॉनसेंस वाले ऑप्शन हो गए, इसमें कोई मतलब नहीं बनता, कलर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही फ्यूल के टैंक के साइज के। मेन इफेक्ट डालता है सॉइल की कंडीशन। अगर मिट्टी सूखी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी बर्बाद होगी, और वही मिट्टी में हल्की सी इरिगेशन हो रखी है, हल्की सी नमी है, तो उसमें फ्लोइंग करना आसान होता है। अगर ज़्यादा भी वेट है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है? सॉइल कंडीशन पे, सॉइल के टेक्सचर पे।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमेशा जो है कॉमन सेंस से होते हैं, हर क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होता है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने शायद कभी ना देखे हो या थोड़ा बहुत पता हो, तो वहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करिए तब करिए, अदरवाइज एकदम तुक्के मत लगाइए, ठीक है, उसमें आपकी रैंक खराब हो सकती है। फिर जैसे कि यहाँ पर बात हमने करी थी सॉइल कंडीशन की, बाकी यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ग्रेन मॉइस्चर इज कॉल्ड। तो अनाज की नमी को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है विनोइंग। तो विनोइंग तो आपको पता होगा, विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन मिलता है उसमें जो क्रॉप के रेसिड्यूज रहते हैं, क्रॉप बीड्स रहते हैं, बीड सीड्स रहते हैं, उनको जो है हवा के माध्यम से हटाना, उनका विनो करना विनोइंग कहलाती है, ठीक है। इसको ओसाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओसाई भी बोलते हैं। अब इसके के लिए बहुत सारे टूल भी आते हैं, जैसे होशंगाबाद विनोवर हो गया, पंखे के माध्यम से लोग कर लेते हैं, हवा अगर तेज चल रही है उसके माध्यम से कर लेते हैं, तो ये तो फिलहाल नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग भी आपको पता है, थ्रेसिंग में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन को जो भी उसका जो पार्टिकल रहता है, जैसे मान लो गेहूँ हो गया, गेहूँ की जो स्पाइक है उसमें से दाना अलग करना, भूसे को अलग करना और दाने को अलग करना, वो थ्रेसिंग में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तो पीसना हो गया, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो हमारा ड्राइंग, तो ड्राइंग यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। ये एक ड्रायर यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से ग्रेन को ड्राई करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा पैडी कॉर्न मेज व्हीट ग्रेन ड्राइंग टावर, तो इसमें सुखाने का काम किया जाता है, ठीक है। ये भी एक सुखाने वाला ड्राइंग टावर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज जनरली अराउंड। तो अपकेंद्री पंप की हाइड्रोलिक दक्षता सामान्यतः लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन में 10 से 20%, 30 से 40%, 60 से 80% और 90 से 100%। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है 60 से 80% के बीच, ठीक है, 60 से 80% के बीच होगा। ये आप देख पा रहे होंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसकी 60 से 80% के बीच होती है। तो इसका फार्मूला क्या है, हाइड्रोलिक दक्षता बराबर आउटपुट वाटर पावर अपॉन इनपुट मैकेनिकल पावर इनटू 100। अब ये किस पर? दक्षता पंप के आकार, रफ्तार और डिस्चार्ज और हेड पर निर्भर करती है। जो अच्छी गुणवत्ता वाले पंप होते हैं उनकी 85% तक पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द शेयर एंड लैंडस्लाइड ऑफ फ्लो इज नोन एज। हल्के शेयर और लैंडस्लाइड के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में है टिल्ट एंगल, क्लियरेंस एंगल, सक्शन एंगल और कटिंग एंगल। तो ये आपको बताना था इसमें कि जो हल्का शेयर वाला पार्ट होता है और जो लैंडस्लाइड के बीच वाला एंगल क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये सक्शन एंगल कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि हल्का जो शेयर है वो लैंडस्लाइड के बीच कोण सक्शन कहलाता है। यह कोण हल को मिट्टी में सही गहराई पर चलाने में मदद करता है, क्योंकि एक बहुत मेन काम है ये जुताई के टाइम पे कि जो जुताई हो वो सही गहराई पे हो। और ये कोण लगभग इसकी वैल्यू होती है 5 से 8 डिग्री की। इसके अलावा जो वर्टिकल सेक्शन होता है वो 5 से 10 डिग्री, हॉरिजॉन्टल सेक्शन 2 से 5 डिग्री। तो ये तीनों वैल्यू आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 4 स्ट्रोक इंजन पावर इज प्रोड्यूस्ड इन। आपको पता होगा जो स्ट्रोक इंजन होते हैं वो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक टाइप में रहते हैं। 4 स्ट्रोक में एनर्जी का सही से यूज हो पाता है जो भी हम फ्यूल देते हैं। तो पूछा यह गया है कि किस स्ट्रोक में, जैसे 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक होंगे, किस स्ट्रोक में जो है शक्ति उत्पन्न हो रही है। तो ऑप्शन में सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हैं, पावर स्ट्रोक में पावर जनरेट होगी। तो 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति केवल पावर स्ट्रोक में उत्पन्न होती है, इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। बस इस स्ट्रोक में संपीड़ित ईंधन, संपीड़ित मीन प्रेशराइज्ड वायु मिश्रण के स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी लगने से विस्फोट होता है जो पिस्टन को नीचे धकेलता है। अन्य 3 स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो आप पहले यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, पहला है सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या हुआ, सक्शन मीन्स ये फ्रेश एयर और जो फ्यूल होगा वो इसके माध्यम से इसके अंदर जाएगा। एक सेकेंड, आप यहाँ देख पा रहे हो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ पर ये इसका स्पार्क प्लग है। इसमें चिंगारी उत्पन्न होगी तो ये फ्यूल जलेगा अंदर, तो एकदम बहुत तेज प्रेशर से जो ये पिस्टन लगा हुआ है इस पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा। जैसे नीचे की ओर आएगा पूरा एकदम स्वर, ये एकदम इसका सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जो स्पार्क थी वो हमें कब देते हैं, पहले तो फ्यूल दिया, फ्यूल को प्रेशर किया। 2 कंडीशन में, यहाँ पर हम स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं,
यहाँ पर स्पार्क प्लग का यूज कर, देखो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, तीसरी कंडीशन में यहाँ चिंगारियां सी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पार्क प्लग का यूज किया, इस पे स्पार्क आई, स्पार्क ने इसको जलाया, जैसे ही जलाया तो एकदम इस पर विस्फोट हुआ और इस पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आया। तो फिर इसमें रियल मायने में ये जो, जब इस पिस्टन नीचे आया तो ये जब ये घूमा तो सारी मूवमेंट एनर्जी इस पर ट्रांसफर हो गई और जो भी आपकी मशीनरी होती है उसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं पावर स्ट्रोक में ही एनर्जी जनरेट होती है। इन दोनों में पहले तो वायु के मिश्रण की एंट्री होती है और जब ये जल जाता है फ्यूल पूरा सही से, फिर क्या करते हैं इसमें जो है ये जो लास्ट स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो सेकेंड वाले पाइप से, एग्जॉस्ट वाले पाइप से ये गैस निकल जाती है, जो कि आपने देखा होगा सिंपली जो खेतों में इंजन होते हैं या आपकी बाइक हो गई, तो सेम यही फार्मूला उनमें भी रहता है, सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस कवरिंग। तो ग्रीन हाउस जो बनाया जाता है तो उसमें उसके कवर बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। तो पहला तो है वुड, आयरन सीट, सीमेंट, ग्लास और पॉलीथीन। तो भाई कवर के लिए तो लकड़ी का यूज नहीं होता है, ना ही लोहे की चादरों का। अगर लोहे की चादर यूज कर लेंगे तो फिर तो रोशनी आ ही नहीं पाएगी, उतनी हीट नहीं आ पाएगी, ठीक है। फिर है ग्लास और पॉलीथीन, हाँ तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों का यूज करते हैं जनरली, तो इसमें ग्लास और पॉलीथीन वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक ग्रीन हाउस की फोटो लगा रखी है। तो ये तो इसका नीचे नीचे बेस हो गया और इसका जो ये ऊपर से ये कवर है ना, ये किससे, या तो ये कांच से करते हैं या पॉलीथीन से करते हैं। यहाँ पर ये पॉलीथीन वाला यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे ग्रीन हाउस कवरिंग के लिए ग्लास या पॉलीथीन, जो कि यूवी स्टेबलाइज्ड LDPE फिल्म होती है, इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें बहुत सी वैरायटी देखने को मिलती है और ये पॉलीथीन की जो विथ है वो 150 से 200 माइक्रोन मोटी होती है, जो कि 2 से 5 साल तक चल सकती है। ये क्या करती है, सूर्य की रोशनी को अंदर जाने और ऊष्मा को अंदर रोकती है, तो हीट को अंदर रोकेगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, जिससे वातावरण गर्म रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ मशीन इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो किसी मशीन की जो क्षमता है वो किस यूनिट में व्यक्त करी जाती है, वो यहाँ पे पूछा। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो केजी पर मीटर क्यूब, हेक्टेयर पर आवर, RPM जिसको हम राउंड पर मिनट बोलते हैं, और फिर है मीटर पर सेकेंड। ये 4 यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए थे, जिसमें से आपको बताना है कि जो फील्ड कैपेसिटी है ऑफ मशीन की जो फील्ड कैपेसिटी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं वो बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हेक्टेयर पर आवर होगा। और ये मशीनरी कौन सी, एग्रीकल्चर की मशीनरी जो खेतों में यूज होती है, ठीक है। तो इसके क्या है, हेक्टेयर प्रति घंटा। तो इसमें जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होती है वो तो होती है कार्य चौड़ाई इंटू गति, बट जो वास्तविक रहती है वो है सैद्धांतिक क्षमता और क्षेत्र क्षमता। तो ट्रैक्टर की जो फील्ड कैपेसिटी है वो 0.3 to 0.8 हेक्टेयर पर आवर की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है उनमें से कौन सा इसमें ऑप्शन में है। तो कोयला तो नवीकरणीय का नहीं है, ना ही डीजल है, ना पेट्रोल है, सिंपल सी बात है। बायोगैस कैसा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आई होप आप जानते होंगे नवीकरणीय अनवीकरणीय का डिफरेंस क्या है। नवीकरणीय वो है जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उन्हें नया जनरेट कर सकते हैं, बट जो अनवीकरणीय होते हैं वो मतलब पहले से ही है, उन्हें हम बना नहीं सकते, जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। तो बायोगैस का क्या सीन है यहाँ पर देख लेते हैं। तो बायोगैस कैसे बनाते हैं, यह गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैविक पदार्थों के सड़ने और उनमें एनारोबिक डाइजेशन से उत्पन्न होती है, जिसमें 50 से 70% मीथेन होती है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये जो है इसका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। बात करें अन्य स्रोतों की तो कोयला, डीजल, पेट्रोल ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ टेरेसिंग इज। तो टेरेसिंग एक क्रॉपिंग सिस्टम है, पैटर्न है, इसको कैसे किस लिए करते हैं वो पूछा गया है। तो पहला तो इंक्रीज रेनफॉल, तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। इंक्रीज सैलिनिटी ये भी नहीं होगा। पेस्ट कंट्रोल ऐसा भी नहीं है। मेन क्या काम है इसका, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पहाड़ी क्षेत्रों में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेसिंग का यूज किया जाता है। और ये भी अलग अलग टाइप की होती है, जिंक टेरेसिंग, बेंच टेरेसिंग, बहुत सारा है। तो मेन काम इसका क्या है, सॉइल इरोजन को रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ढाल वाली जमीन होती है उसमें पहाड़ी ढाल पर सीढ़ी नुमा सपाट क्षेत्र, स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिससे पानी की गति धीमी हो जाती है और मिट्टी बह नहीं पाती है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। आई होप आप सबको सही से दिख रहा होगा। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ढलान वाली ज़मीनें होती हैं, अक्सर ऐसी ज़मीनें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर सीढ़ी नुमा
खेती करी जाती है। जैसे क्या है कि जो भी बारिश होगी तो पानी यहाँ रुक रुक के पानी जाएगा, धीरे 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 जाएगा, तो पानी की गति कैसी हो जाती है, जाने की रन ऑफ की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी का क्षरण कम से कम होता है। और वही अगर एकदम ये पूरा सपाट होता, एकदम डायरेक्ट होता, तो यहाँ पर पानी बहुत तेजी से नहीं जाता, मिट्टी ज़्यादा कटती और वहाँ पर अपरदन ज़्यादा देखने को मिलता। तो ये जिंक टेरेसिंग का एग्जाम्पल है, आप समझ के होंगे मैं क्या समझना चाह रहा था। फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका निदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू मेजर विंड स्पीड। तो विंड स्पीड, मेन चीज़ क्या है, विंड स्पीड, इसको मेजर करने के लिए कौन सा टूल है। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, फिर बता देता हूँ। तो इसके लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है, विंड की वेलोसिटी बताने के लिए, विंड की स्पीड बताने के लिए। थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर बताने के लिए, और हाइग्रोमीटर का यूज ह्यूमिडिटी बताने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये यहाँ पर ये देखो, ये कुछ आपको तवे से, लोहे के कटोरे से दिख रहे हैं। जब हवा चलती है तो ये रोटेट होता है और नीचे इसके टूल लगे होते हैं जो बताते हैं कि कितनी गति से हवा चल रही है, तो यही यहाँ पर बताया जाता है। तो बाकी जो थर्मामीटर तापमान के लिए है, हाइग्रोमीटर नमी के लिए, और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रैक्टर मोस्ट अफेक्ट द फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर की ईंधन की खपत को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है, वो यहाँ पर आपको फैक्टर बताना है। तो पहला तो टायर कलर, तो ये तो नहीं होगा, सीट का आकार ये भी नहीं होगा, हॉर्न टाइप ये भी नहीं होगा। मेन चीज़ आएगी यहाँ पर इंजन पर लोड क्या है, ठीक है, क्या चीज़ उससे क्या काम कराया जा रहा है, तो इससे उसकी ईंधन की खपत डिसाइड होती है। तो इंजन का भार जो है, फ्यूल कंजप्शन का सबसे अधिक इंजन का भार प्रभावित करता है। जैसे भारी क्षेत्र हो गए, हैवी टिलेज, गहरी जुताई करानी हो, गीली मिट्टी में अधिक गहराई पर हल चलाना हो, तो अधिक ईंधन की खपत होती है। जितना लोड होगा उतना फ्यूल कंजप्शन होगा, ठीक है। बाकी भी और कारक हैं, जैसे गति होगी, कितनी गति पे चला रहे हो, मिट्टी की स्थिति क्या है, टायर पे दबाव कितना है, इंजन की कंडीशन क्या है, तो ये भी और फैक्टर हैं जो इसके फ्यूल कंजप्शन पर इफेक्ट डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ व्हीट ग्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। तो गेहूं को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए या होनी चाहिए, तो 5%, 8%, 20%, 12%। तो जो गेहूं का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है फॉर स्टोरेज FCI के अकॉर्डिंग, तो वो आपका है 12%। इतने स्टोर पर गेहूं स्टोर किया जाता है, इतने टेम्परेचर पे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये ड्रम दे रखे हैं जिन पे स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग भी होती है और मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। तो गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए 12% नमी ही अनुशंसित है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 12% ही क्यों, अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगी तो इसमें फंगस लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे, कीड़े मकोड़े लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर 12% पे रखेंगे तो इस पर कीट, कवक, चूहों की समस्या न्यूनतम देखने को मिलती है, और 14% से अधिक नमी पर फंगस विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है। और अत्यधिक सूखा भंडारण 5 से 8% भी बीज जीवता को कम कर सकता है। हाँ, एक चीज़ और, अगर ज़्यादा ही नमी कम कर देंगे तो फिर सीड वायबल नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आइडियल जो मॉइस्चर है वो 12% के आसपास रहती है व्हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर लैंड लेवलिंग हेल्प्स इन। तो क्वेश्चन में ही आप समझ रहे होंगे, लेवलिंग है तो लेवल का काम करेगा। तो पहला तो इंक्रीजिंग वीड्स गलत है, सॉइल ड्रेनेज इंक्रीज ये भी गलत है, फ्यूल वेस्टेज ये भी गलत है। यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इसका काम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी रखा है। तो लेजर भूमि समतलन से खेत पूरी तरह समान हो जाता है। तो जब इससे भूमि लेवल में आ जाती है तो फिर क्या होगा, सिंचाई के दौरान पानी सभी जगह समान रूप से फैल पाता है, जिससे सिंचाई की दक्षता 15 से 25% तक बढ़ जाती है। ईंधन में बचत होती है और उपज में 10 से 15% वृद्धि देखने को मिलती है। और ये प्रेसिजन एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, कि आपका जो खेत है वो स्लोपी नहीं होना चाहिए, उससे बहुत नुकसान देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स का नुकसान होता है और भी सारी चीज़ें हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। तो स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, ठीक है। तो पास्कल जो है, जो वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है। तो 1 पास्कल बराबर 1N/m², ठीक है। कृषि में अक्सर किलो पास्कल या बार का यूज किया जाता है, तो बार देखने को मिलेगा या पास्कल देखने को मिलेगा। तो 1 बार बराबर 100 किलो पास्कल, ठीक है। ये टायर दबाव, सिंचाई प्रणाली, हाइड्रोलिक सिस्टम में पास्कल का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आज के 20 बेहतरीन क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे।
फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ग्रुप दे रखे हैं यूपी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। कुछ भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट कर दीजिए, ग्रुप में आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।